चलिए आपको अब सीधे लेकर चलते हैं नरेंद्र मोदी की चाय पर चर्चा कार्यक्रम में दिल्ली से। और मैं मानता हूं ये हेल्दी डिबेट है। किसी भी स्वस्थ समाज के विकास के लिए व्यापक रूप से उन समस्याओं की चर्चाएं हो, उनके सपनों के संबंध में चर्चाएं हो, मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं इस टेक्नोलॉजी का भी बहुत आभारी हूं कि इस चाय पे चर्चा के माध्यम से मुझे एक साथ लाखों बहनों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला है। एक छोटा सा विषय और मैं कहना चाहता हूं। चुनाव घोषित हो चुके हैं। अगर एक बार देश की महिलाएं ठान ले कि भारत का भाग्य हम निर्धारित करेंगे, तो मैं नहीं मानता हूं हिंदुस्तान की कोई वोट बैंक काम कर सकती है। सारी वोट बैंक अपने आप खत्म हो जाएगी। इतनी ताकत महिलाओं में है। एक छोटा सा काम हर कोई करे, लेकिन महिलाएं विशेष रूप से करें। कल 9 मार्च को भारत के चुनाव आयोग ने एक दिन पूरे देश में वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष प्रावधान रखा है कि 9 मार्च का उपयोग हम सब करें। और अब तो ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हम भी और 10, 12, 15 लोगों को कहें कि भाई ये लास्ट चांस है, इसको हम जाने न दें, क्योंकि भारत के भाग्य के निर्माण में चुनाव प्रक्रिया का बहुत बड़ा महत्व है। और चुनाव प्रक्रिया में बहनों की भूमिकाएं, महिलाओं की भूमिकाएं जितनी व्यापक होगी, जितनी असरकारक होगी, उतना ही आगे का रास्ता ज्यादा अनुकूल होगा। और इसलिए मैं आज इस माध्यम से सबसे आग्रह करता हूं कि अवश्य ही 9 मार्च का उपयोग मतदाता जागृति के लिए, मतदाता रजिस्ट्रेशन के लिए एक व्यापक रूप में हो। उसमें भी महिलाएं अग्रिम पंक्ति में रहें। आज भी वोटर संख्या में बहुत स्थान ऐसे हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के वोटर रजिस्ट्रेशन कम है। 2%, 3% भी मार्जिन, वो भी तो मिटना चाहिए। उसके लिए जागृति ही बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है और उसको हमने करना चाहिए। आज मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है, महिलाओं से सुनना है, उनके सवाल मुझे समझ रहे हैं। मेरे पास कुछ जानकारी होगी तो मैं देने का प्रयास करूंगा। मैं एंकर से अनुरोध करता हूं कि वो सवालों का सिलसिला शुरू करें। चलिए, हमने बहुत इंतजार किया है उन्होंने मिस्टर मोदी का, और अब मोदी जी उनके सवालों का जवाब देंगे। पहले हम चलते हैं इलाहाबाद। मोदी जी नमस्कार। मैं प्रयाग की सभी महिलाओं की तरफ से आपका अभिनंदन करती हूं। आपने कई बार महिलाओं को होम मेकर से आगे निकल के नेशन बिल्डर बनने के लिए कहा है कि वो नेशन मेकर बने। ये किस प्रकार संभव है? आप प्रधानमंत्री बनने के बाद इसको कैसे लागू करेंगे, मैं ये जानना चाहती हूँ। पहली शुरुआत इस बात से हो कि इतनी बड़ी संख्या में भाई पुरुष देख रहे हैं, उसकी जगह पे आज तो कम से कम महिलाएं दिखाई दे। कैमरा के सामने सारे पुरुष वर्ग ने कब्जा कर लिया है।
यही मानसिकता सबसे बड़ी समस्या है। ये बात सही है कि होम मेकर से नेशन मेकर हमारी नारी शक्ति कैसे बने। वैसे आज जो नारी की भूमिका है उसमें भी नेशन बिल्डिंग का बहुत बड़ा काम हो ही रहा है, इसका हम इनकार नहीं कर सकते। जिस मां ने छत्रपति शिवाजी को जन्म दिया होगा, जिस मां ने अब्दुल कलाम को जन्म दिया होगा, जिस मां ने सचिन तेंदुलकर को जन्म दिया होगा, जिस मां ने ऐसी सक्षम हमारी बेटियों को जन्म दिया, साहस करने के लिए अवसर दिया, उन माताओं ने भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है, एक जो सबसे बड़ा संकट मैं हमेशा अनुभव करता हूं वो है भेदभाव। सारी समस्याओं के जड़ में है भेदभाव। परिवार में भी बेटे के तरफ देखने का दृष्टिकोण एक, बेटी की तरफ देखने का दृष्टिकोण दूसरा। बगल के गांव में पढ़ने के लिए जाना है, बेटा है तो हाँ बेटा जाओ, बेटी नहीं बेटा दूसरे गांव में तुम मत जाओ। ये जो एक फियर साइकोसिस भी है, एट द सेम टाइम भेदभाव भी है। इससे मुक्ति पाना, इसके लिए एक सामाजिक जागरण भी, अवसर भी, ये वातावरण बनाना बहुत आवश्यक है। समय की मांग है कि नारी के लिए कुछ चीजों के विषय में नो कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड होना चाहिए। जन्म लेने का स्वातंत्र आज नहीं है। आज हम सेक्स रेशियो देखें तो कितनी पीड़ा होती है। उसको जन्म लेने का स्वातंत्र हो, उसको शिक्षा पाने का स्वातंत्र हो, उसको स्वस्थ रहने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है उसको पाने का स्वातंत्र हो, शादी कब करनी उसका निर्णय करने का उसको स्वातंत्र होना चाहिए, परिवार कब बनाना उसका स्वातंत्र उसको मिलना चाहिए। परिवार कितना बड़ा बनाना, 2 बच्चे चाहिए, 3 चाहिए, 1 चाहिए, नहीं चाहिए, उसकी आवाज होनी चाहिए, उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसको कैरियर तय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हर चीज अगर उसकी किसी और पर डिपेंडेंट होगी तो वो परिणाम हम चाहते होता नहीं मिलेगा। और इसलिए भेदभाव से मुक्ति कैसे मिले, और मैंने जैसे कहा फ्रीडम ऑफ बर्थ, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, ऐसे अनेक बातें हैं जिस पर अगर हम बल देते हैं तो हम इच्छित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। एंकर को नेक्स्ट प्लेस। चलिए अब हम अगले सवाल के लिए चलते हैं। रांची से हमारे साथ मौजूद है कुछ लोग, वो काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, काफी एंथुसियास्टिक लग रहे हैं सवाल पूछने के लिए। चलते हैं रांची। नमस्कार मोदी जी। नमस्ते जी। मैं आपके पिछले सवाल से इस सवाल को कंटिन्यू कर रही हूँ। मेरा ये कहना है कि एजुकेशन और लिटरेसी जो है ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए दो बहुत अहम पहलू हैं। और अब जहाँ इवन आफ्टर 60 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग अभी भी 20% पुरुष से लिटरेसी के लेवल में हम अभी भी पीछे हैं, और झारखंड जैसा एक राज्य में इसका और भी ज्यादा प्रभाव है।
तो इस पे क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं? इस पे हम लोग कुछ और क्या कोई चर्चा कर सकते हैं, या इस पे हम कोई विशेष ध्यान दे सकते हैं क्या? आपने एक बहुत अहम सवाल पूछा है और आपकी चिंता से मैं 100% सहमत हूं। महात्मा गांधी कहा करते थे कि एक बेटा पढ़ता है तो एक व्यक्ति पढ़ता है, लेकिन अगर एक बेटी पढ़ती है तो 2 परिवार पढ़ते हैं, 2 परिवार शिक्षित होते हैं। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि अगर नारी शिक्षित है तो न सिर्फ 2 परिवार, 2 पीढ़ी शिक्षित होती है। इतना इसका असर होता है और इसलिए विमेन एजुकेशन पर हमने बहुत ही बल देना होगा। मैं जब नया गुजरात में मुख्यमंत्री बना तो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में हमारी हालत बड़ी खराब थी, बहुत पीड़ादायक थी। पहले ही वर्ष से हमने मन में ठान ली कि हम कुछ करेंगे। इतने साल हो गए, 10-12 साल हो गए मुझे, हर वर्ष 13, 14, 15 जून, जबकि मेरे यहाँ टेम्परेचर 45 डिग्री होता है, घर के बाहर निकलना मुश्किल होता है, मैं उन गांवों में जाता हूं जहां एजुकेशन कम है। सारे मेरे मिनिस्टर्स भी जाते हैं, सारे आईएएस आईपीएस अफसर भी जाते हैं, करीब हमारे 1000 लोगों की मेन टीम हम गांव में जाते हैं। 3 दिन हम गांव में रहते हैं और मैं गांव जाकर के कहता हूं कि मैं आज भिक्षा मांगने आया हूं और भिक्षा में आप मुझे अपनी बेटी को पढ़ाने का वचन दीजिए और मुझे आपकी बेटी सुपुर्द करो, मैं उसको स्कूल ले जाऊंगा। ये मैं लगातार कर रहा हूं पिछले 12 साल से। हमने इसको मिशन मोड पे करना पड़ेगा। एक बार मेरे साथ बड़ा विचित्र अनुभव आया। मैं द्वारिका मोड पे करना पड़ेगा। एक बार मेरे साथ बड़ा विचित्र अनुभव आया। मैं द्वारिका के पास के गांव में गया था, तो सब महिलाएं आई थी, मैं कोई बच्ची को शिक्षा में पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा था। तो मैंने पूछा आप में से शिक्षित महिलाएं कितनी हैं, तो कई लोगों ने मुंडी नीचे कर दी, लेकिन 80-90 साल की 2-3 महिलाएं थी जिन्होंने हाथ ऊपर किया, हम पढ़ी लिखी हैं। मैंने कहा आप पढ़ी लिखी हैं और आपकी बहू अनपढ़ है, ऐसा क्यों? 40-45 साल की आपकी बहू अनपढ़ हैं और आप पढ़ी लिखी है। तो उन्होंने बड़ा मजेदार कहा, उसने कहा कि मेरा जो मायका है वो गायकवाड़ स्टेट का था और हमारे यहाँ उस समय गायकवाड़ का जब राज था तो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन कंपलसरी था और अगर हमारे पिताजी नहीं पढ़ाते थे तो 1 पैसा दंड होता था। और इसलिए बोले हम 80-90 वाले हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारी बहुएं जो हैं वो आजादी के बाद पैदा हुई है, वो अनपढ़ है। तो हमें जितना बल देना चाहिए, कुछ चीजें ऐसी, जब मैं गुजरात में मेरा अपना अनुभव शेयर करता हूं, मैंने देखा कि भाई बच्चियां 3री-4थी कक्षा में आके स्कूल छोड़ क्यों देती है, पढ़ना छोड़ क्यों देती है। ध्यान में आया कि बेटी 3-4 साल की उम्र 3री-4थी कक्षा में आती थी, काफी पुरुष जैसा नहीं होता उसका, बड़ी समझदार और तेज होती, उसको समस्याएं समझ आती थी। ध्यान में आया कि बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट नहीं होने के कारण वो बच्चियां स्कूल छोड़ देती थी। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर इस पर हम ध्यान दें, और मैंने तो गुजरात में एक बड़ा अभियान चलाया टॉयलेट बनाने का स्कूलों में बच्चियों के लिए अलग, उसका हमें परिणाम भी मिला। और इसलिए एजुकेशन में दूसरा, एजुकेशन में भी हमने और भी अवसर देने चाहिए। सिर्फ उसको लिखना पढ़ना आ जाए इतना इनफ नहीं है, उसको स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसको टेक्निकल एजुकेशन के लिए प्रमोट करना चाहिए। शायद रिसर्च के फील्ड में अगर महिलाएं एंट्री करें, यहां है, रिसर्च के फील्ड में महिलाएं एंट्री करें, अद्भुत परिणाम दे सकती है। वो इतना फोकस और इतने फोकस एक्टिविटी करने की उनकी आदत होती है
एक नई पीढ़ी को बहुत कुछ दे सकती है। यानी सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन नहीं, लिटरेसी नहीं, और भी बहुत चीजों पर फोकस करके अगर हम बल दें, उनके लिए कुछ सुविधाएं भी विकसित करें, ऑनलाइन एजुकेशन का भी हम प्रयास करें। जो 40 पार कर गई हैं लेकिन पढ़ नहीं पाई हैं, उनके लिए भी हम महिलाओं को जोड़ेंगे। नहीं, ठीक है, आपको कैसा लगता है, आपके परिवार में कोई माँ अनपढ़ है तो क्या करोगे? ये ठीक नहीं, आप पढ़ाइए। तो किया हमने एक बार जेल में देखा कि भाई जेल में कितने अनपढ़ लोग हैं, देखो कोशिश की। तो और जो कैदी थे उन्होंने भी जिम्मा लिया, औरों को पढ़ाना शुरू किया। यानी एक व्यापक रूप से वायरल इफेक्ट के साथ इस काम को हमने आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये बात सरकार के तहत सिर्फ कानून बनाने से नहीं होती है, व्यवस्थाएं विकसित करनी होती हैं। और दूसरा विषय है क्वालिटी ऑफ द टीचर। हमारे देश में वो पहले डॉक्टर बनना चाहता है, फिर इंजीनियर बनना चाहता है, कुछ और बनना चाहता है, कुछ नहीं बनता है तो चलो यार टीचर बन जा। ये गिरावट नहीं आनी चाहिए। टीचिंग प्रोफेशन भी बहुत ही प्रतिष्ठा वाला है, ये किया जा सकता है अगर उस माहौल को हम पकड़ते हैं। टीचर्स ट्रेनिंग के लिए स्पेशल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है तो बेस्ट टीचर भी हमें मिल सकते हैं। आज विमेन टीचिंग प्रोफेशन में बहुत बड़ी मात्रा में आ रही है और इसलिए अब सरल हो गया है। विमेन एजुकेशन को बल देने का एक सुविधा ये बड़ी है कि बहुत बड़ी मात्रा में प्राइमरी एजुकेशन में विमेन टीचर्स की संख्या बहुत बढ़ रही है। ये अपने आप में एक अच्छा सिम्टम्स है। इसको कैसे हम कोरिलेट करें, हमें परिणाम मिलेगा। चलिए अब सीधा चलते हैं हम साकेत दिल्ली, जहां पे लोग इंतजार कर रहे हैं अपने प्रश्न को लेकर। नमस्कार मोदी जी, मैं प्रेरणा शर्मा बोल रही हूँ सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल साउथ दिल्ली से। मैं आपकी चाय पे चर्चा पे अभी ज्वाइन कर रही हूँ। टुडे आई लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन अबाउट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन इन आवर कंट्री। पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि महिलाओं के प्रति बलात्कार की बहुत सारी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। Even though laws are in place, loads of things are being done, it's still not sufficient because every day we hear of women being raped or women being molested. So I'd like to ask you कि क्या इस समस्या का कोई ठोस समाधान है और do we as Indian women have to live in fear forever? हर समस्या का समाधान होता है, इरादा चाहिए, नियत चाहिए। कुछ चीजें हैं जिसको हम रास्ते निकाल सकते हैं। जैसे हमारे देश में एनसीसी का नेटवर्क है, क्यों ना हम तय करें कि एनसीसी नेटवर्क में 50% विमेन कैडेट होंगे ही होंगे। देखिए माहौल बदलना शुरू होगा। पुलिसिंग में भर्ती उसके काम बढ़ेगी। लीगल प्रोफेशन में जितनी ज्यादा मात्रा में विमेन आए, हमने कोशिश करनी चाहिए। उससे अवेयरनेस का लेवल बहुत बढ़ता जाएगा। दूसरा, पुरुषों के सामने ये बात आनी चाहिए, बार बार आनी चाहिए, और उनको हर पल कोई भी पुरुष पाप करता है तो हर पुरुष को उसकी शर्मिंदगी होनी चाहिए। आज क्या होता है, उसने किया, ये उसने किया, उससे नहीं चलेगा। पूरे पुरुष आलम को फील होना चाहिए ये मेरी बिरादरी में पाप कर रहा है। जहां तक ये हम सेंसिटाइज नहीं करते हैं, और कभी कभी जो बयानबाजी होती है तो बड़ी पीड़ा होती है। कोई कपड़ों पे बोल देता है, कोई इधर बोल देता है। मुसीबत की जड़ जो है उस मर्द के सामने आवाज उठनी चाहिए, उसको मर्द कहलाने का अधिकार नहीं है। दूसरा, बातों से नहीं होता है। देखिए कैसे देश को मिसगाइड किया जा रहा है। पिछले बजट में भारत सरकार ने निर्भया कह करके 1000 करोड़ रुपीस का बजट दिया।
विमेन सेफ्टी के विषय को लेकर। आज मुझे दुख के साथ कहना है, मेरी जानकारी है 1000 करोड़ में से 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, इस बार फिर बजट में निर्भया के लिए 1000 करोड़ स्कीम में 1000 करोड़ दूसरा डाला, कुछ नहीं हुआ। इतना ही नहीं, अभी कुछ दिन मैंने पहले पढ़ा था, सच झूठ मैंने इंक्वायरी नहीं की है, मैंने अखबार में पढ़ा था, विमेन के लिए 181 कॉल सर्विस शुरू की गई और कहते हैं कि वो बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? तो वो जो कॉल सेंटर में काम करने वाले लोग थे, उनको सरकार ने पेमेंट नहीं किया। ये चीजें जो है बताती हैं कि भाई कितना नॉन सेंसिटिव एटीट्यूड है, ये क्या क्या तरीका है। हर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरा क्यों ना हो, पुलिस थाने में महिलाएं आती हैं तो उनको रिस्पेक्टेबल व्यवस्था से उनके लिए अलग कमरे में बातचीत करने की व्यवस्था हो, पुलिस थाने में एक विमेन पुलिस अफसर हो, जो कोई भी महिला आती है तो तुरंत उसको अटेंड करे। छोटी छोटी इन चीजों को अगर हम एक जाल बना दें तो अपने आप में परिस्थितियों को हम पलट। हमने एक छोटा सुझाव मैंने दिया था नॉर्थ ईस्ट के सभी चीफ मिनिस्टर्स को, या नॉर्थ ईस्ट की सब लेडीज बैठी हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट किया था कि मैंने गुजरात के लिए किया था, मैंने कहा था कि मैं आपके हर स्टेट से 200 विमेन पुलिस को गुजरात 2 साल के लिए ले जाने के लिए तैयार हूं, और हर 2 साल के बाद नई बैच। के लिए एट द सेम टाइम नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म के लिए एट द सेम टाइम पुलिस के मॉरल को हाई करने के इस पुराने प्रयोगों का कितना बड़ा फायदा हो सकता है। खैर, हमारे नॉर्थ ईस्ट के मित्रों ने मुझे अभी तक उसके लिए कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया है। कहने का तात्पर्य है कि हम इन सारे विषयों को अगर योजना तरीके से करें, कानून है, लेकिन कानून से भी बढ़कर बात होती है नीयत की। अगर नीयत है तो स्थितियों को लिए, और स्पीडी जस्टिस जब होगा ना तो थोड़ा भय पैदा होगा। लाइन के बीच में आप अगर जाएंगे तो लड़कियां दिखेगी, वो आपको ले जाती हैं शहरों के बाद। यानी लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने आसानी से करते हैं। एक लड़की का मैंने अभी सम्मान किया, उसने 800 से ज्यादा वाइल्ड एनिमल्स को, कहीं कहीं मुसीबत आई, कोई पानी में गिर गया है, खुद ने उसको बचाया। कोई डर नहीं है, छोटी मोटी चोट आती है लेकिन कोई डर नहीं है। ये और लोग देखते तो उनको हिम्मत आती, अच्छा महिलाओं में इतनी हिम्मत है। तो ये प्रयोग हमारा बहुत सफल रहा। उसका दूसरा एक बाय प्रोडक्ट भी मिला। वो एक प्रकार से लोग शेर देखने आते हैं, साथ साथ इन बच्चियों से घंटों तक बातें करते हैं। उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसी वीर लड़कियां होती हैं यहाँ जंगलों में, जो जंगल में रहती हैं, शेरों के बीच रहती है, तो एक बड़ा स्वाभिमान और गर्व का अनुभव करके जाती हैं। जितनी फोटोग्राफी टूरिस्ट लाइन के पास करवाना चाहते हैं, उतनी फोटोग्राफी इन लड़कियों के साथ भी करवाना चाहते हैं। इन अ वे दे बिकम अ ब्रांड एम्बेसडर। तो एक छोटा सा निर्णय भी कितना हौसला बुलंद कर सकता है, कितना स्ट्रांग मैसेज दे सकता है, उसका ये अनुभव है। और कभी आप लोग भी गिर के लाइन देखने आएंगे तो जरूर ये लड़कियां आपका स्वागत करेगी, तो शेर से आपको मुलाकात करवाएगी और नाम के साथ परिचय करवाएगी शेरों का। साथ ही कुछ सजेशंस उन लोगों ने दी, और साथ में ये माना जा रहा है कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बेटरमेंट जो है महिलाओं के लिए काफी जरूरी है। आप क्या मानते हैं? बारी आ गई एकदम सवाल पूछने की। चलिए इंदौर चलते हैं सीधे, वहां पे भी प्रश्न लेके लोग खड़े हुए हैं। ये जानते हैं कि क्या सवाल है उनके मिस्टर मोदी से।
इंदौर से आवाज ठीक कीजिए। इंदौर से कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से हम सीधा चलते हैं बैंगलोर, जहां पे लोग अपने प्रश्न लेके खड़े हैं। बैंगलोर के लोग काफी एंथुजियास्टिक है, जानना चाहते हैं मोदी जी से कुछ सवालों के जवाब। From Bangalore. I run a company called Bangalore Associates. I have a suggestion. There are lots of helpline numbers that have been executed by different state governments. It is not well publicized, neither it is accessible to many. My suggestion is to have a single helpline number like 97 that yours has, which can be well publicized and utilized by many women. This will come a long way for. Very good suggestion. चलिए सीधा चलते हैं दानापुर, जहां से कुछ लोग अपने प्रश्न लेके खड़े हैं। शायद वहां से भी कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रही है। मोदी जी, इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ वुमेन जो है वो काफी जरूरी माना जाता है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात सही है कि हम जब विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो उसमें एक प्रमुख आवश्यकता जो मुझे लगती है वो आर्थिक स्वातंत्र की लगती है। अगर वो हर बात में डिपेंडेंट है, सब्जी लानी है तो पति को सुबह पूछोगा, फिर उसका मन हमेशा दबा हुआ रहता है। आर्थिक स्वातंत्र, इसके लिए महिलाओं को अवसर मिलना चाहिए। दूसरी बात है, आर्थिक प्रवृत्ति में इनकी भागीदारी बननी चाहिए। दूसरी बात है, आर्थिक प्रवृत्ति में इनकी भागीदारी बननी चाहिए। अगर भारत को अपना जीडीपी बढ़ाना है, अगर हमारी 50% पॉपुलेशन विमेन ये अगर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में जुड़ती हैं, आज नहीं ऐसा नहीं है, आज भी बहुत बड़ी मात्रा में है, लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं करते। जैसे एग्रीकल्चर, पशुपालन, टीचिंग, नर्सिंग, ऐसे कई क्षेत्र हैं कि जिसमें है, लेकिन ये संख्या बहुत बढ़ सकती है और बहुत बड़ी मात्रा में इसका उपयोग हो सकता है। कुछ चीजें हैं, जैसे मान लीजिए हैंडीक्राफ्ट, बहुत सी महिलाओं में ये तजुर्बा है, लेकिन उसको अच्छी ट्रेनिंग की व्यवस्था हो, ट्रेनिंग से और काम करने वालों की संख्या बढ़े, उसके लिए फाइनेंस के अरेंजमेंट हो, मार्केटिंग की व्यवस्था हो, ऑनलाइन अगर प्लेटफॉर्म तैयार किए जाए और ग्लोबल मार्केटिंग इज पॉसिबल। यानी हमारे महिलाओं के पास जो शक्ति है उसमें क्वालिटेटिव चेंज हम कैसे लाएं। अब जैसे आज भी मेरी इंप्रेशन ऐसी है, मैं एग्जैक्ट तो कोई पूछेगा तो मैं कोई सिद्ध नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं मानता हूं शायद टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करने में पुरुष से महिला बहुत तेज है, बहुत आगे है। और ये मैं इस बात के आधार पर कहता हूं कि आप देख लीजिए, किचन में कोई भी नया टेक्नोलॉजी वाला इंस्ट्रूमेंट आया नहीं कि किचन में पहुंचा नहीं। कितना ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन महिला, काम करने वाली महिला भी उसको ऑपरेट करना सीख जाती है। मतलब ईश्वर ने ये क्षमता रखी है। क्यों न हम एग्रीकल्चर सेक्टर है, आज भी हमारी महिलाओं को कुछ काम ऐसे करने पड़ते हैं खेती में जो उनके शरीर के साथ एक प्रकार का जुल्म है, करती वही है। जैसे बोइंग का काम होता है, अगर उसमें हम टेक्नोलॉजी लाएं और महिलाओं को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से जोड़ें,
कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है, बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और इसलिए माइक्रो फाइनेंस की व्यवस्था जितनी ज़्यादा हो, हर महिला कोई न कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटी से कैसे जुड़े, हर चीज़ में वो वैल्यू एडिशन कैसे करे, प्रोडक्टिविटी में उसका कंट्रीब्यूशन कैसे हो, और मार्केटिंग में बहुत बड़ा रोल कर सकते हैं। अगर इन चीज़ों का एक होलिस्टिक अप्रोच हमारा होगा तो हम अवश्य ही अब जैसे आज हमारी महिलाएं खेती में काम करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा जोड़ करके हनी बी का काम भी उसके साथ अगर जोड़ दिया, उसके खेत के साथ, आप देखिए देखते ही देखते हनी प्रोडक्ट करने में खेत में काम करते करते वो अपने आप डेवलप हो जाएगा, उसकी इनकम बढ़ जाएगी, हनी एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यानी कितना बड़ा वो कंट्रीब्यूशन कर सकती है। छोटी छोटी चीज़ों में भी हम अगर ध्यान देते हैं तो हम बदलाव ला सकते हैं। चलिए अब चलते हैं दानापुर पटना, जहां से लोग अपने सवाल लेके खड़े हैं। दानापुर पटना, जो इन्होंने बोला ना, आई लव हैव अ क्वेश्चन, शी कांट हियर मी। चलते हैं दानापुर पटना, जहां से आदरणीय मोदी जी, आपका दानापुर बिहार की महिलाओं की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ पर महिलाओं से उनकी विशिष्ट समस्याएं जैसे स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, पेयजल, शौच व सुरक्षा संबंधी विषयों पर चर्चा हुई। इसी परिप्रेक्ष्य में ज्योति कुमारी आपसे सुरक्षा संबंधी एक प्रश्न पूछना चाह रही हैं। मोदी जी नमस्ते। मोदी जी नमस्ते। मेरा नाम ज्योति कुमारी है, मैं दानापुर बिहार से बोल रही हूँ। मुझे आपसे एक प्रश्न है कि पुलिस के पास जाने में महिलाओं की बहुत सुरक्षा नहीं है, जो क्या किया जाए कि पुलिस के पास जाने में महिलाओं की सुरक्षित किया जाए। ये बात सही है कि हमारे देश में पुलिस के विषय में जो छवि है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। उस छवि को बदलने की कुछ शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे स्कूल के बच्चों का पुलिस स्टेशन में विजिट करने का कार्यक्रम हो, पुलिस से उनको सवाल जवाब का अवसर मिले, स्कूल में ही उनके मन में एक विषय बनेगा, भाई पुलिस की ये ड्यूटीज रहती है। आपको लगेगा कि इतना समय कितना लगेगा, मैं 50 चीज बता सकता हूं। अब जैसे मेरे यहां मैंने एक छोटा सा नियम बनाया है कि स्कूल का जब कहीं पर भी टूर जाती है तो स्कूल वालों को मैं कहता हूं आपके बस में 2 सीटें पुलिस वालों के लिए रखिए, हम पुलिस आपको देंगे। वो 6-7 दिन बच्चों के साथ रह करके आते हैं, यूनिफॉर्म में रहते हैं, बच्चों को भी पुलिस अपने लग जाता है, पुलिस वालों को भी बच्चों के प्रेम हो जाता है और उनका सुरक्षा का भी प्रश्न सॉल्व हो जाता है। पूरे पुलिस के टेम्परामेंट में बदलाव आता है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिस पर अगर हम ध्यान केंद्रित करें तो पुलिस के एटीट्यूड को बदला जाए। दूसरा विषय है, आज क्या है, फिजिकल फिटनेस के आधार पर पुलिस रिक्रूटमेंट ज्यादा होता है, उसको पूरा बदलने की आवश्यकता है। गुजरात ने एक प्रयोग शुरू किया है, वी हैव स्टार्टेड कॉल्ड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी। जो सिक्योरिटी फोर्सेस में जाना चाहता है, जो पुलिस में जाना चाहता है, वो 10वीं कक्षा के बाद वहां पर ग्रेजुएशन का कोर्स करेगा, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन का कोर्स करेगा, पूरी पढ़ाई ही पुलिसिंग में करेगा। वो मॉब साइकोलॉजी क्या होती है, क्राउड को कैसे डील करना होता है, कानून क्या है, सोशल टेंशन कैसे पैदा होते हैं, इन जुडिशरी सिस्टम क्या होता है, फॉरेंसिक वर्क क्या होता है, उसको ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, सॉफ्ट स्किल क्या होता है, ये पढ़ने के बाद फिर यूनिवर्सिटी में से पुलिस में रिक्रूटमेंट, तो आपको क्वालिटी मैन पावर मिलेगा। ये क्वालिटी मैन पावर मिलेगा तो विश्वास बढ़ेगा।
एक सरल उपाय है अधिक मात्रा में महिला पुलिसों की भर्ती। पुलिस थाने में महिला आए तो उसके साथ बातचीत करने वाली महिला पुलिस हो। ये अगर हमने शुरू किया तो अपने आप महिलाओं में एक विश्वास बढ़ेगा। विश्वास बढ़कर के वो पुलिस के पास अपनी बात बरत सकेगी, शिकायत कर पाएगी। कहीं कहीं पर आज टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जा सकता है। रूबरू में नहीं जा सकती, टेलीफोन के आधार पर अपनी बात रजिस्टर करवाएं और पुलिस उसको एक्शन ले, तो उसके अंदर एक हिम्मत आ जाएगी कि भाई रूबरू नहीं जाना पड़ेगा, मैंने टेलीफोन पे बता दिया है, मुझे रिस्पांस मिला है। तो हम टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी 50 चीजों को जोड़ करके अल्टीमेट हम परिणाम ला सकते हैं। चलिए, अगला सवाल मोदी जी है, अहमदाबाद से ही है, आपके प्रदेश से ही है। आइए जानते हैं क्या है प्रश्न। नमस्कार मोदी जी, आज हमारा यहाँ का विषय था महिलाओं की आत्मनिर्भरता, और लंबी चर्चा के बाद आपके लिए हमारे पास एक सजेशन भी है और आपके लिए एक सवाल भी है। चर्चा का निष्कर्ष निकलता है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे जो गृह उद्योग हैं उनमें हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाना पड़ेगा। महिलाओं को मार्केट ढूंढने की बहुत परेशानी होती है, तो हमारी ग्राम पंचायत, सिविक सेंटर्स के उपयोग से, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उन्हें नए नए मार्केट दें, पूरी दुनिया से उन्हें जोड़ें और दुनिया को उनके द्वार पर लाके खड़ा कर दें। ये हमारा सजेशन है। और अब आपके लिए एक सवाल। नमस्ते मोदी जी, अहमदाबाद से मैं नीमा प्रशांत ओझा बात कर रही हूँ। आपके लिए एक प्रश्न है कि मोदी जी, ये तो स्पष्ट है कि महिला एम्पावरमेंट के लिए सभी महिलाओं को आर्थिक तरीके से आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। पीएम बनने के बाद आप महिला गृह उद्योग के लिए पहला कदम क्या उठाएंगे? महिला गृह उद्योग सफल होने के लिए एक क्वालिटी रॉ मटेरियल उनको मिलना चाहिए। उनको प्रोडक्शन में कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन होना चाहिए। आप जानते हैं ये लिज्जत पापड़, आज पूरी दुनिया में लिज्जत पापड़ मशहूर है। 5 स्टार होटल वाला भी पापड़ अकेला नहीं लिखता है, लिज्जत पापड़ ऐसा लिखता है। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि ट्राइबल महिलाओं का गृह उद्योग से इसकी शुरुआत हुई थी, और ट्राइबल महिलाओं ने गृह उद्योग से शुरू किया हुआ लिज्जत पापड़ का उद्योग है। आज उसका बहुत बड़ी ब्रांड बन गई और उसके कारण उसने भी, और आज भी वो गृह उद्योग के स्वरूप में ही चलता है। और इसलिए उसको रॉ मटेरियल अच्छा मिले, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो। एक और महत्वपूर्ण बात है, वो है पैकेजिंग। वक्त बदल चुका है, जितना अच्छा पैकेजिंग होगा उतना ही उसकी जाने की संभावना बढ़ती है। बढ़ाया है वहाँ का विकास, पर मैं चाहती हूँ आप प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे हिंदुस्तान में विकास हो। आज सबसे बड़ा अगर प्रश्न बोला जाए, आज सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आज महिलाओं के ऊपर जो सुरक्षा है उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन लग गया है। जब मैं जवाब दे रहा था ही नहीं, मैं कहूंगी कि टेक्नोलॉजी फॉल्ट के कारण संबलपुर एक बार आया था, फिर कट हो गया था। इसका मैंने बड़े विस्तार से जवाब दिया है, और इसलिए मैं अब सबका समय न जाए इसलिए रिपीट नहीं करता हूं। लेकिन महिलाओं की सुरक्षा को समाज का एक प्राथमिक जिम्मेवारी है, शासन की भी प्राथमिक जिम्मेवारी है, कानून व्यवस्था की भी पूरी जिम्मेवारी है। ये मैंने विस्तार से विषय अभी कुछ ही समय पहले सबके सामने रखा था, और मैं 14 तारीख को शायद संबलपुर आ रहा हूँ उड़ीसा, तो उस दिन जरूर मैं विस्तार से आपके इस सवाल पर चर्चा वहाँ आकर के करूँगा। लेकिन आज
यहाँ पर मैंने और लोगों के सामने इस विषय ऑलरेडी चर्चा किया था, इसलिए बाकी का समय न जाए, इसलिए मैं जब आपके यहाँ आऊँगा तो मैं जरूर इस बात को करूँगा। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं हम बेलगाम से। बेलगाम में जानते हैं कि क्या पूछना चाहते हैं लोग। मैंने और लोगों के सामने इस विषय ऑलरेडी चर्चा किया था, इसलिए बाकी का समय न जाए, इसलिए मैं जब आपके यहाँ आऊँगा तो मैं जरूर नमस्ते मोदी जी। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं हम बेलगाम से। बेलगाम में जानते हैं कि क्या पूछना चाहते हैं। नमस्ते मोदी जी। नमस्ते मोदी जी, मैं पुष्पा देशपांडे बेलगाम से बात कर रही हूँ। महिलाओं के बारे में, खासकर ग्रामीण इलाकों में जीवन स्तर सुधारने में आपके क्या विचार है? इस दिशा में आप प्रधानमंत्री बनने के बाद कौन सी दिशा में ले जाना चाहते हैं और क्या सुधार लाना चाहते हैं? क्या ठोस कदम लेंगे? जिस प्रकार से पूरे विश्व में बदलाव आया है, हमारे देश के एक गांवों में भी बदलाव लाने में हम अगर देरी करेंगे तो हमें कोई नए संकट को मोल लेंगे। हमारे देश की ये जिम्मेवारी है कि हमारे गांव के जीवन में हम बदलाव लाएं। आज गांव के व्यक्ति को भी, वो टीवी देखता है, समाचार सुनता है, मोबाइल फोन रखता है, बदले हुए दुनिया को वो देख रहा है और इसलिए उसके एस्पिरेशंस बहुत बड़े हैं और हम लोगों का दायित्व है। जैसे कुछ चीजें हैं, बिजली, क्या हमारे गांव में बदलाव लाना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज लाना है, तो बिजली कितना बड़ा रोल कर सकती है। गांव में हर घर में बिजली कैसे हो, पानी, आज भी गांव में महिलाओं को दिन में 2-2, 3-3 घंटे सिर्फ पानी भरने के लिए जाता है।